चलो आज हम जो है हिंदी का क्लास 10 हिंदी के 20 का दांत पढ़ाने जा रहे हैं। यह एक कहानी है। क्या है यह? कहानी है। इसके लेखक कौन हैं? तो नलिन बिलोचन शर्मा। इसके लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। कहानी है। तुमको आ जाएगा कि 20 के दांत क्या है। कहानी है, निबंध है, एकांकी है, भाषण का हिंदी रूपांतरण है, कुछ भी ऐसा दे देगा तो तुमको अगर कहानी रहेगा तो कहानी लिख देना है। ठीक है। आ जाएगा कि लेखक कौन है तो नलिन बिलोचन शर्मा। इसका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं 20 के दांत पढ़ने से पहले। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना। देखिए बदरघाट पटना में। और शुरू से ही भोजपुरी बोलती थी। इनका भाषा क्या था? भोजपुरी। ठीक है। कौन सी भाषा बोलते थे? भोजपुरी। हिंदी भी बोलते थे लेकिन ये भोजपुरी अधिकतर बोलते थे। इनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है। इनके माता का क्या नाम है? रत्नावती शर्मा। और इनकी मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हो गई। ये हम जो लोग जो हैं नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में इतना सा जानना बहुत जरूरी है। अब है कि विशेष चीज कि नलिन बिलोचन शर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी किताबें लिखी है जिसके कारण नलिन बिलोचन शर्मा जो है विख्यात हैं। तो सबसे पहले इनका देखो लिखित रचना कौन है? दृष्टिकोण। उसके बाद है साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, संत परंपरा, कहानी संग्रह। ये सब प्रसिद्ध रचना है। तुमको आ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं नलिन बिलोचन की महत्वपूर्ण रचना है। नलिन बिलोचन की कौन सी रचना है लिख देगा तो तुमको मान लो या चारों पांचों में से कुछ मिल जाएगा तो तुम लिख देगा। तो इस तरह से एक नंबरिया में क्वेश्चन तुमको हिंदी में आएगा। तो इसलिए नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना अनिवार्य है। अब देखिए आ गया 20 के दांत। 20 के दांत जो हैं यह नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई है और ये कहानी संग्रह से उद्धृत है, यानी लिया गया है। 20 के दांत का कहां से लिया गया है? कहानी संग्रह से। ठीक। कहानी संग्रह से उल्लेखित है 20 के दांत, जो अपनी तुम्हारा गद्यांश गोधूली भाग 2 की किताब जो है उसमें जो दिया हुआ है 20 का दांत, यह जो है कहानी संग्रह से लिया गया है। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब देखते हैं 20 के दांत में महत्वपूर्ण पात्र कौन सारे हैं, कौन कौन है। सबसे पहले देखिए सेन साहब है इसमें। सेन साहब कौन है भाई? तो सेन साहब एक व्यापारी है, अपना बिजनेसमैन है, बिजनेस भी है इनका, बिजनेस है इनका। मेन रूप से इनका क्या है? एक बिजनेस है, फार्म हाउस है और उसमें सारे काम होते हैं। अमीर आदमी है, इनका धंधा पानी चलता है। अब आ गया कि गिरधर कौन है? गिरधर एक कम पैसा में कम पैसा कमाता है, जो कि सेन साहब के फार्म में ही किरानी का काम करता है। ठीक है। कम पैसे में काम करता है, दब के रहता है। विशेष इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे क्यों दब के रहता है। बोल नहीं सकता है मालिक से कुछ, ऐसा भी होता होगा। अब है कि मदन गिरधर का पुत्र है, बहुत स्वाभिमानी लड़का है।
मदन। और इस कहानी का मुख्य पात्र हम मदन को मानते हैं, क्योंकि बुराई पर सच्चाई की विजय। तो इसलिए इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मदन है। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका पात्र है वह है कासू। कासू सेन साहब का पुत्र है, इकलौता पुत्र है। और इसकी पुत्रियां जो हैं 5 हैं। इनकी पुत्रियों कितने हैं? 5। पांचों का नाम क्या होगा? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, और आरती। सेन साहब की 5 पुत्रियां हैं। आ जाएगा परीक्षा में, सेन साहब की कितनी पुत्रियां हैं? तुम दे दोगे 5। तो कौन कौन है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ठीक है। अब देखिए सोफर कौन है? तो सेन साहब के ड्राइवर हैं। सेन साहब जो एक कार खरीदे हैं जो 7,500 रुपये में खरीदी गई होगी है, और उनके कार का नाम है स्ट्रीमर इंड। इनके कार का नाम है स्ट्रीमर इंड। काला कलर का कार है और जिसका दाम है 7,500 रुपया। ठीक है। ये सोफर है ड्राइवर, ये कार यही चला रहा है। और अखबार नवीस सेन साहब के दूर के रिश्तेदार हैं। ये सारे पात्र का नाम आप लोगों को सबसे पहले याद रहनी चाहिए। इस कहानी को समझने से पहले ये सारे पात्र का नाम याद होनी चाहिए, तब जो हम अच्छी तरह से 20 के दांत कहानी को समझेंगे। अब चलते हैं सबसे पहले हम 20 के दांत कहानी पर। देखिए क्या दिया है। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब की कार कहाँ है? बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, बरसाती ओढ़ा हुआ है। ठीक है। काली चमचमाती हुई स्टीमर इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब को इस कार से बहुत नाज है, क्योंकि 7,500 रुपये की कार है और स्टीमर इंड कार है और यह चमचमाती हुई कार है। अगर यह गंदा हो जाए तो समझिए कि क्लीनर और सोमत की खैर नहीं है। यानी इस तरह की कार है, इस तरह चमकता है कि तुम जो है आईना में मुंह जो देखोगे तो कार में भी देखकर हम लोग देख सकते हैं। इस तरह की कार चमचम करती है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की सामत ही समझो, यानी बवाल मच जाएगा। अगर कुछ हो गया इस कार में तो समझो कि खैर नहीं है। किसका? शोफर का और क्लीनर का। क्लीनर से साफ करते हैं ना कोई चीज, और शोफर का, ड्राइवर का, दोनों का खैर नहीं। क्लीनर कितना लगेगा कोई दिक्कत नहीं, शोफर जाने नहीं तो बात सुनेगा, क्लास हो जाएगा उसका है? मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। मतलब मेम साहब कौन है? सेन साहब की पत्नी। ठीक है। उसका सख्त निर्देश है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। खोखा खोखी कौन है? खोखा का मतलब होता है, ये बंगाली कवि है ना, तो बंगाल में लड़का को कहा जाता है खोखा और लड़की को कहा जाता है खोखी।
यानी खोखा खोखी गाड़ी के अगल बगल इर्द गिर्द भटकने ना पाए। यह सख्त निर्देश है मेम साहब का, सैन साहब की पत्नी का। समझ में आ गया? ठीक। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, 5-5 ठारी, और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। यानी तहजीब और तमीज, सुंदरता का कोई बात ही नहीं है, एक से एक है। और उसका जो ढंग है तो लोग भी उसके से सीखे कि किस ढंग का है। यानी इतनी उसमें माने कि क्या कहते हो, शिष्टाचार है जो लोग उससे सीखे। यानी बहुत ज़्यादा है यह सब चीज़ उसमें। ठीक है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए उन्हें, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतली है। देखो वो अपने लड़की के बारे में ही आया है कि लड़की उनकी जो है बहुत अच्छी है, कोई चीज़ उसको सिखाया हो या नहीं, लेकिन क्या करना नहीं करना चाहिए यह जो है खूब बढ़िया से उसको सिखा गया है। समझे? क्या नहीं करना है यह सब चीज भली भांति उनको समझा दिया गया है। किसको? ये सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती को। ठीक है। और क्या, और क्या करता है? ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, और उनके माँ बाप को इस बात का गर्व है। यानी अपने माँ बाप जो हैं सेन साहब के जो हैं, और सेन साहब की पत्नी जो है, उनको अपने पुत्रियों पर नाज है। क्या? यानी यह घर में एक कठपुतली की भांति रहती है, जो सिखाया है वही वह करती है। जो कह दिया कि नहीं करना है तो नहीं करना है। अब मान लो बच्चा है तो वह तो कुछ कुछ करेगा, लेकिन इस तरह से उसको तालीम कर दिया है कि कुछ गलत काम होता ही नहीं है। यह पांचों से कुछ गलत काम होता ही नहीं है। बच्चा है, लेकिन अब देखो गलत काम क्या होगा। मान लो इतने बड़े फार्म हाउस हैं, गमला है तो नहीं टूटेगा, कोई सामान है गिरेगा नहीं, कोई सामान है पैर से टूटेगा नहीं। इस तरह का न हुआ लड़की है, तो इन्होंने जो है उसकी शक्ति लगा दी है कि कुछ काम जो है गलत करना ही नहीं है, और इस तरह से उसकी स्वतंत्रता क्या हो गई, छीन हो गई है। यानी अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती है। इसलिए बताया गया है कि वह कठपुतली है घर की। कठपुतली में क्या होता है, कठपुतली में एक धागा लगा रहता है, और धागा को ऐसे ऐसे करता है तो कठपुतली डांस करता है। ठीक है। तो वह घर का कठपुतली है, जैसे कहता है वैसे करता है। तो कोई आज़ादी वह है ही नहीं, नहीं ना आज़ादी। लेकिन शिष्टाचार डिसिप्लिन में तो पारंगत है, कुछ चीज गलत हो ही नहीं सकता है। नहीं, वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। कब खेलती हैं? केवल शाम को। क्यों खेलती हैं? सेहत के लिए। इसके बाद वो खेलती भी नहीं है, यानी 4 दीवारी के अंदर घर में बंद ही रहती है। ठीक है। यानी बच्चों की जो आज़ादी होनी चाहिए वह आज़ादी सेन साहब ने अपने बच्चियों को दिया नहीं है। थोड़ा बहुत शाम को खेल लेती है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। क्या कहता है? कहता है
कि वे ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती हैं, यानी मुस्कुराती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं मुस्कुराती हैं कि सब दांत उसका बाहर आ जाए। खिलखिलाकर हंसती भी नहीं है, केवल मुस्कुराती है। क्या करती है? केवल मुस्कुराती है, दांत भी नहीं देख सको। और कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। तारिकाएं का मतलब हीरोइन जैसे कहते हैं, लड़की जो अपने उनके समाज में होगा, तो कोई भी लड़की जो अपने आप को एडवांस समझती होगी, वो भी ये सुंदरता की परी होगी, वह भी जो है इनसे सीख ले कि सेन साहब की बेटी कैसी है। यानी सब गुण संपन्न है, डिसिप्लिन जो है सब चीज है, लेकिन आज़ादी नहीं। बच्चों की जो आज़ादी होनी चाहिए वह नहीं है। मुस्कुराती ऐसी है, केवल मुँह सकती है, खिलखिला के हंस भी नहीं सकती है, यानी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इसका मतलब यही ना हुआ, कठपुतली है। समझ में आ गया? सेन साहब के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों को खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या है कि अगल बगल के जो लोग भी वहां आते होंगे, वह भी घर जाके जब अपने घर जाते होंगे तो वे अपने बच्चों को कहते होंगे, अबे तुम बच्चा है, बच्चा देखना हो तो कम से कम सेन साहब के बच्चियों को देखो कैसे रहती हैं। ये गमला क्या तोड़ने के लिए है? ये सामान क्या तोड़ने के लिए है? तुम तोड़ देते हो। अबे नालायक, कैसा तुम मेरा बेटा है, मेरे बेटी है। तुम सीखना है तो कम से कम सेन साहब की बेटी से सीखो। वह तो कुछ करती नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर? अब देखिए, ओह सो जहां तक सेन साहब की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। यानी लड़कियों से सेन साहब का स्टीमर इंड जो गाड़ी है, उनको कोई खतरा नहीं था, कोई डर नहीं था कि यह क्षति पहुंचा देगा, कोई डर नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन खोखा भी तो है। खोखा सेन साहब का इकलौता पुत्र है। एक ऐसे समय में यह जन्म लिया है जब माँ बाप यानी सेन साहब और सेन साहब की पत्नी यह सोच लिया कि अब हमको तो कोई औलाद होगा नहीं, क्योंकि उनको तो 5 पुत्री हो गई थी। अंतिम जब जो क्या कहते हो कल छोड़ दिया था कि अब कोई औलाद होगा, वैसे समय में कासू का जन्म हो गया। यही है खोखा। क्या कहते हैं इसको? कासू पुत्र न है सेन साहब का पुत्र, तो उसको कहते हैं खोखा। क्या कहते हैं? खोखा। यह सब हो गया खोखी, खोखी। समझ में आ गया? तो लड़कियों से यानी सीमा, अंजलि, आलो, शेफाली और आरती से स्टीमर इंड गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह तो घर में 4 दीवारी के अंदर कैद में रहने वाली बच्ची है, खोखी है, पुत्री है। आज़ादी नहीं है, वो गलत काम कर ही नहीं सकती है। यह तो बहुत अच्छे से शिक्षा दिया गया है। लेकिन दूसरे तरफ कौन है? खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। क्या है? ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। देखिए, सेन साहब बूढ़े नहीं लगते, लेकिन उनकी जो पत्नियां हैं, सेन साहब की पत्नियां, वे जो हैं बूढ़े जरूर लगती है। समझे? इसका मतलब यही हुआ कि वो बूढ़े जरूर लगते हैं, लेकिन सेन साहब बूढ़े नहीं लगते हैं। इसका मतलब यही बोल रहा है।
लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उनकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। यानी कोई उम्मीद नहीं था कि अब भी कोई पुत्र होगा। ठीक है, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, जहां यह सब जो है डिसिप्लिन से चूर है एकदम, है ना। लेकिन खोखा जो है प्रकृति के नियम का विपरीत था, अपने परिवार के नियमों का विपरीत था। नहीं, वह अपने घर के नियमों का भी अपवाद था। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। अगर मोटर को कोई स्टीमल इंड काला जो कार है सेन साहब का चमचमाती हुई, अगर इसको किसी से अगर खतरा है तो वह किससे है? कासू से, खोखा से। कोई दिक्कत नहीं। बात ऐसा था कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहता है कि इन सब के लिए नियम अलग था घर का, लेकिन खोखा के लिए नियम अलग हो गया। क्यों? बुढ़ापे का साथी हो गया ये, बुढ़ापे का न हो गया, बुढ़ापा में न हो गया ये खोखा। तो खोखा हो गया तो ये माँ बाप का बहुत दुलारा हो गया, दुलारे में दूर हो गया। कोई मारेगा नहीं ना, तो सबका आंखों का तारा हो गया। कोई इसको कुछ कह नहीं सकता है घर में, तो यह मोनोपोली अपना करता है, धाक जमाता है। और यहां तक धाक जमाता है कि सेन साहब को अपने घर का नियम भी इसके लिए बदलना पड़ रहा है। जहाँ नियम पहले तो देखे हम बताए कि किस तरह से नियम था, कितना प्रतिबंध था, जिसकी लड़कियां जो है खिलखिलाकर हंस भी नहीं सकती हैं। अब वही खोखा देखो कहता है घर के नियम का अपवाद, प्रकृति के नियम का अपवाद। ठीक है, बहुत शरारती बच्चा है ये। उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। माने ये सब जो है नियम अलग था, शिक्षा अलग था, लेकिन खोखा के लिए नियम अलग है, शिक्षा भी अलग है। ठीक है, कहने के लिए तो सेनों का मानना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उनमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, लेकिन ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। क्या कहता है सेन साहब का? ये क्या है? ये आकांक्षा है। सेन साहब सोच रहे हैं कि मेरा बेटा जो है एक ना एक दिन इंजीनियर बनेगा। क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया उसका 5 साल से। ठीक है, बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था। यानी सेन साहब भी अपना नियम सब बदल लिए थे। किसके लिए? खोखा के लिए। खोखा को कुछ नहीं बोलता था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन साहब के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। देखिए, अक्सर जो है सेन साहब के यहाँ उसके दोस्त मुहिम आए जाए करते हैं। ठीक है, उनके जो बैठने का जगह है, किसका? सेन साहब के घर में जो बैठने का जगह है, जहाँ दोस्त मुहिम आकर टेबल पर कुछ बातचीत करते थे, खाना पीना खाते थे। तो उस समय मान लो वह तो सोफिस्टिकेटेड आदमी है, वह पढ़ल लिखल आदमी है, दिमाग है, जब इतना बिजनेस है तो मूर्ख तो नहीं होगा। तो जब आदमी आते थे जाते, तो एक दिन ऐसे ही सब बैठे हुए थे, बात अगर मान लो कुछ नहीं है तो बात खुल गई कि भाई किसका बच्चा क्या करेगा। बात खुल गई। जब कोई बात नहीं है तो बात में यह भी बात निकल जाता है कि आपका बच्चा क्या करेगा, मेरा बच्चा क्या करेगा, उसका बच्चा क्या। सब अपने अपने बच्चों के बड़ाई के बारे में कुछ न बोलना शुरू करता है।
ठीक है, क्योंकि कोई विशेष टॉपिक तो नहीं था कि किस पर चर्चा होगा, तो यही टॉपिक निकल गया वहां पर। क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेनिंग करेंगे क्या, कर रहे हैं। यानी वे अपने बच्चों को अभी से शिक्षा देना शुरू कर दिए हैं। क्या कि हमको बच्चे को ट्रेनिंग कर, यह जो ट्रेनिंग करा रहे हैं और अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे। इसलिए मेरा बेटा अभी से ही ट्रेनिंग कर रहा है। मैंने जो है बड़ही मिस्त्री को भी कह दिया है। क्या कह दिया है, रोज जो है 2 घंटे इसको जो है कोई सामान तोड़ फोड़ खोलने वाला लगाने वाला ये सब चीज उसको करे, और ताकि मेरे बेटे का भी हाथ घूमे, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। एक दिन अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। अभी से ट्रेनिंग उसको दे दिया गया है। ठीक है, कर रहे हैं। या बोल दिया कौन, सेन साहब बोल दिया। किसको, अपने दोस्तों को। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। कहता आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। यानी क्या, इस तरह से ट्रेनिंग देने से वो उसका बेटा इंजीनियर बन जाएगा। तो कहता है पढ़ाई लिखाई फिजूल है, बेकार है। फजूल है मतलब बेकार है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्या चाहता है वह, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना, बिजनेसमैन बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। उनसे बच्चों की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। क्या कह रहा है कि हम कह दिए हैं, किसको, बढ़ई मिस्त्री को। वो अभी से आएगा, ठोक पीट करेगा, 1 घंटा 2 घंटा जो है बच्चों को जो है सिखला दिया करेगा कि कैसे कोई मशीन खोला जाता है, कैसे लगाया जाता है। अगर इस तरह का काम रोज के रोज करेगा ना, तो मेरा बेटा खोखा का जो है हाथ घूमना शुरू हो जाएगा और बढ़िया इंजीनियर बन जाएगा। अब पढ़ाई लिखाई तो फजूल है, ये सब बेकार है। हम अभी से अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और यह जो है अपने को क्या समझ रहा है, अपने को बड़ा पढ़ा लिखा और दिमाग वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने को समझ रहा है, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मूर्ख बना रहा है। हम लोग तो मूर्ख हैं कि अगर मान लो आजकल अभी से तुम अगर सीखना शुरू कर दोगे, क्या इंजीनियर बन जाओगे? नहीं बनेंगे। पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है, एक्सपीरियंस भी जरूरी है समय पर। अभी से नहीं, पढ़ाई भी जरूरी है। कोई जो है ऐसे एक्सपीरियंस घुमाने से इंजीनियर नहीं बन सकता है। तो क्या करता है वह, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मूर्ख बना रहा है। नहीं बना रहा है, क्या कर रहा है। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है। अभी से अगर एक्सपीरियंस करेगा तो इंजीनियर बन जाएगा, पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं। मशीन का नट खोलो, इंजीनियर बन जाओ। ये नहीं कर रहा है सेन साहब। उनके कहने का अर्थ यही है। इस तरह से अगर बात लिखोगे तो हिंदी जो है ना नॉन स्टॉप रहेगा परीक्षा में, मतलब रुकेगा नहीं। कहेगा 4 लाइन में लिखे, तुम 8 लाइन लिखेगा। इस तरह से अगर दिमाग में याद रखोगे कहानी, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तुम बढ़िया से बढ़िया लिख दोगे। हिंदी में जब से बढ़िया से नहीं लिखोगे तो कलम नहीं चलेगा। इसलिए हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। किसी भी पाठ का पूरा सारांश सबसे पहले याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसलिए सारांश को याद रखिए। सारांश अगर याद रहा तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर देगा तुम अच्छे ढंग से हल कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं, एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नसीब थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे।
एक दिन की बात है, उनके ड्राइंग रूम में जो है एक उनके दूर के रिश्तेदार आ गए जिसका नाम था अकबर नवीस, जो पत्रकार का काम करते थे। तो साथ में उनका लड़का भी था, यानी अकबर नसीब जो है इनके यहाँ जो आया था वो अपने पुत्र को भी साथ में लेकर आए थे, जो खोखा से भी छोटा, जो कासू है खोखा उससे भी छोटा था, पर बड़ा समझदार, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था, होनहार था, तेज तर्रार था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर, किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उनकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू कर दिया। मैंने किसी बात को लेकर इस तरह का हुआ कि बच्चा जो है वो तो तेज था ही कि भाई कैसे है बच्चा, ठीक है। तो तब तक यह जो है अपने बच्चा का बड़ाई करना शुरू कर दिए। क्या शुरू कर दिए? बड़ाई करना शुरू कर दिए। किसके बच्चा? अपने बच्चे के बारे में बोलना शुरू कर दिया जबरदस्ती, खोखा के बारे में। कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते इस बात पर, तो सेन साहब ने शुरू कर दिया अपने से बोलना। क्या शुरू कर दिया? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। अरे बात हो रही है उसके बेटे का, तो तुम अपने बेटे का बड़ाई क्यों करना शुरू कर दिया? हैं? वह समझदार है, उसको पूछते हैं भाई कि कहाँ पढ़ता है, क्या करता है, किसी भी बात को लेकर उसका, वो तो काफी समझदार है। कहता खोखा से छोटा भी था लेकिन काफी समझदार है वह। खोखा तो बुड़बक लड़का है, देख रहे हो। इसका एक एक कहानी आएगा बीच में, देखना स्टार्ट हो गया उसका कहानी। तो यह कहना शुरू कर दिया कि हम तो अपने बेटे को जो है इंजीनियर बनाने जा रहे। वे भी बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। अब बार बार कह रहे थे, कोई न कुछ कह रहे थे कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं। मिस्त्री को कह दिया, बढ़ई रोज आता है घर में इधर उधर करता है और इस तरह तो मेरा बेटा इंजीनियर बन ही जाएगा, बढ़िया इंजीनियर बन जाएगा। यानी वह सोचता है कि भाई आप चुप रहिए, तब तक यह नॉन स्टॉप हो गया है, यानी बात को अपना पकड़े हुए बढ़ाई दे रहा है। तो ये आगे आगे बोलने वाला आदत तो बुड़बक आदमी का न है। जो बात जिस बात के लिए हो रहा है उसी बात तो उसी अनुसार उत्तर देना चाहिए, नहीं, लेकिन यह तो समझ नहीं रहा है। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। बोलना था मेरा अपने बेटे के बारे में, हाँ भाई यह यहाँ पढ़ता है, ऐसे करता है। तो जब यही स्टार्ट हो गया अपने बच्चे के बारे में, तो चलो ठीक है, चलो। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के भविष्य में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने। कौन? नहीं, पत्रकार का बेटा। नहीं, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने। यानी जब पूछा सेन साहब ने आपका बच्चा के बारे में, वही बच्चा के बारे में, तो कहता है यह कुछ भी कर ले, लेकिन जो करना है उसको वो करे। लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि मेरा बेटा जो है जेंटलमैन जरूर बने, भद्र आदमी जरूर बने, अच्छा आदमी जरूर बने। जो करना है इसको करो, इंजीनियर बनना है, बैरिस्टर बनना है, जो बनना है बन जाए, लेकिन सबसे पहले जेंटलमैन जरूर बने। यानी जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यानी पत्रकार के बेटे में बात हो रहा है कि वह जो करे भाई बहुत अच्छा बात है, लेकिन सब तरह का फ्री है, लेकिन वह कम से कम एक बात है कि जेंटलमैन तो जरूर बने। सेन साहब इस प्रश्न के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐड कर रह गए। उसको मड़ोर आने लगा, साला मेरा बेटा के बारे में कुछ नहीं बोलता है, कहता बस जेंटलमैन बने, हम तो इंजीनियर अभी से मेरा कोई नहीं सुन रहा है। तो ऐड कर रह गए, यही वह ऐड कर रह गए। मगर तुमसे कुछ से कुछ बोलोगे तो कितना ध्यान देगा लोग, हैं?
बात हो रहा है कुछ। देखो वो कितना बढ़िया से उत्तर दिया कि हम चाहते हैं मेरा बेटा जो करना है करो, लेकिन जेंटलमैन तो जरूर बनो, भद्र आदमी जरूर बनो, अच्छा आदमी जरूर बनो। कहाँ कहा वो कि इंजीनियर बने, ओवरसियर बने, बैरिस्टर बने, कहाँ कहा? नहीं ना कहा। लेकिन यह तो अपना बड़ाई कहने के पहले ही आगे आगे बोलना शुरू कर देता है। तभी बाहर शोर गुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। बाहर में हो सकता है क्योंकि चमचमाती स्टीमर इंड कार जो है बरसाती में खड़ी है, द्वार आगे में लगी है, समझे? और कुछ जो है उसको बाहर में शोरगुल नजर आया, सुना, तो सेन साहब उठना चाहे। इतने में जो उसके और भी दोस्त थे, अखबार नसीब और भी जो कोई अगर होंगे तो सभी के सभी का ठीक है चलते हैं, तो सभी के सभी निकले होंगे। ठीक। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। सब बाहर आ गया। बाहर सेन साहब का सफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। देखिए, इसका मतलब है कि जब बाहर शोरगुल किस बात को लेकर था कि वहां मदन आ चुका था। मदन कौन है? गिरधर का बेटा है। मदन की माँ भी है। तो मदन गाड़ी को छुआ नहीं है, छूना चाह रहा है। मदन गाड़ी को छूना चाह रहा है। इतने में सोफर क्या करता है? उसको धकेल देता है और उसके घुटने से, बाएं घुटने से खून बहने लगता है। ठीक है। तो जब वह छुआ नहीं है मदन गाड़ी को, कोई क्षति पहुंचाया नहीं है, तो उसको धकेलने का कोई औचित्य था नहीं। लेकिन इस बात को लेकर तू में सोफर और उसकी माँ में हो रही थी। और मदन बार बार जो है देह को तान रहा था, शरीर को अपना तान रहा था कि हम उसको कुछ करेंगे, सोफर को कुछ करेंगे। यही है कहानी। देखिए, यही चीज बोला है। क्या कहता है? हाँ, सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब को जैसे बाहर जैसे देखा तो औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। मदन गाड़ी को छू रहा था। कौन कह दिया? सोफर। किसको कह दिया? सेन साहब को। कि देखिए साहब, यह जो है लड़का मदन जो है गाड़ी को छू रहा था। गाड़ी गंदी हो जाती है, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा या शिकायत कर दिया। तब उनकी मां भी आकर खामखाम उससे उलझ रही है। तब उसकी मां भी जो है खामखा इसी बात को लेकर हमसे उलझ रही है, यानी तू में हो रहा था। तो जब देखा कि भाई सेन साहब आ गए हैं, तो उसकी मां भी जो है, मदन की मां भी चुप हो गई होगी। नहीं, मदन की मां कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देखकर, यानी बंद जुबान को देखकर, क्योंकि सेन साहब अभी कुछ बोल नहीं रहे, तो सेन साहब ने तो केवल जो है मदन की मां को देखे होंगे केवल, तो सटे ओठों को देखकर चुप रह गई, मन कुछ बोल नहीं सकी। सेन साहब ने बड़े संयम पर कठोर स्वर में कहा, मदन की मां, मदन को ले जाओ। मदन की मां, मदन को ले जाओ। वह फिर ऐसी हरकत ना करे, वह इस तरह का फिर गलत काम ना करे। यानी गाड़ी छुआ होगा, इसका मतलब यहां तो यही लग, लेकिन उसने सही बात है कि गाड़ी को छुआ भी नहीं है। मदन की मां अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। इसका मतलब सोफर ने उसको धकेला है, तब ने खून बहा है। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? देखिए क्या कहा, ड्राइवर ने अगर धक्का ही दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई?
तो झोपड़ी वाला और महल वाला दोनों की लड़ाई में कौन जीतता है? महल वाला जीत जाता है। क्या यह सजा उचित था? अगर कार को मदन ने छू ही दिया तो क्या करोगे? धकेल दोगे उसको? धकेलना उचित है? नहीं ना। तो यहां कहा गया है सेन साहब महल का प्रतीक है, गिरधर जो है झोपड़ी का प्रतीक है। वो तो मामूली है, किरानी है सेन साहब के यहाँ है? उसका क्या स्टेटस? कुछ नहीं। तो झोपड़ी वाला और महल वाला की लड़ाई में अक्सर महल वाला जीत जाते हैं। क्यों? कब जीतते हैं? जब कोई झोपड़ी वाला महल वाला की सहायता करता है। तो सोफर किसका महल वाला? वो तो भी झोपड़ी वाला है। सोफर गाड़ी का ड्राइवर है तो वो भी तो झोपड़ी वाला है ना। वो भी तो 5,000-7,000 रुपया कमाने वाला आदमी है ना। तो वह किसके तरफ मिल गया? सेन साहब की तरफ से, तो महल वाला की तरफ से मिल गया। तो इसलिए कहा गया है महल वाला और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीत जाते हैं। यह भी क्वेश्चन आता है 100% व्याख्या करने के लिए, आपको आएगा। समझे? कि महल वाला और झोपड़ी वाला की लड़ाई में अक्सर महल वाला जीत जाता है। क्यों? क्यों जीता? तो जब झोपड़ी वाले के साथ दूसरा झोपड़ी वाला आदमी उसका साथ दे देता है। किसका? महल वाला का साथ दे देता है, तब जीत जाता है। अगर झोपड़ी वाला झोपड़ी वाले के साथ में मिल जाता तो यह स्थिति नहीं होता। सही ना?